हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का चौथा यूनिट का नाम है लिख करके अभिव्यक्त करना। इस तरह से आपका जो LSRW स्किल्स हैं, भाषा के जो कौशल है, उसका चौथा यूनिट यहाँ पर आता है। चौथा प्रकार डब्ल्यू राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग उन सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लिखना, बोलना, पढ़ना। चौथा यूनिट आपका 10 नंबर का है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है लेखन के सांस्कृतिक महत्व के बारे में। समाज की यह हार्दिक भावना रही है कि वह अपनी संस्कृति को चिरस्थायी बनाए रखे, लंबे समय तक बनाए रखे। संस्कृति को स्थायी रखने के लिए लिखित भाषा का सहयोग किया जाता है। मौखिक भाषा तो क्षणिक है, क्षण भर बाद ही उसकी ध्वनि वायुमंडल में विलीन हो जाती है। समाज अपने विचारों, भावनाओं तथा जीवन दर्शन को लिखित भाषा के द्वारा स्थायी रख सकता है। सांस्कृतिक पक्ष में हमारी धार्मिक पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, दर्शन व विचारों का संकलन तभी हो सकता है जब लिखित भाषा का विकसित रूप हो। आज भी आर्य संस्कृति जीवित है, उसका मूल कारण लिखित भाषा है। सांस्कृतिक धरोहर और उसका महत्व का ज्ञान लिखित भाषा के कारण ही है। भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला और वैदिक सभ्यता की रक्षा आदि का विकास लेखन द्वारा अभिव्यक्त है। वस्तुतः सांस्कृतिक सुरक्षा लेखन शक्ति के आधार पर ही है। तो लेखन के बारे में कुछ बिंदु हमने यहाँ पर जाने और अब हम बात करते हैं लेखन के उद्देश्यों के बारे में। पहला उद्देश्य है बालकों को शुद्ध वर्तनी, वाच्य रचना और नियम तथा उचित विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त हो। दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थी शब्दों के विभिन्न रूपों, सूक्तियों आदि का प्रसंगानुकूल प्रयोग करने में सक्षम हो सके। तीसरा उद्देश्य है अक्षरों को सुंदर व अच्छे ढंग से लिख करके सीखना। और चौथा उद्देश्य है शब्द भंडार में वृद्धि करना। पांचवा उद्देश्य है प्रश्नोत्तर लेखन की क्षमता विकसित करना। छठा उद्देश्य है शब्दानुसार वाक्य रचना का अभ्यास करना। सातवां उद्देश्य है स्वतंत्र आत्माभिव्यक्ति हेतु लेखन दक्षता विकसित करना। इस तरह से उद्देश्य ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। पहला कारक है प्राकृतिक परिवेश, दूसरा है परंपराएं और रीति रिवाजों से प्रभावित होता है, तीसरा कारक है रहन सहन हमारा प्रभावित करता है, वेशभूषा से प्रभावित होता है, बोलचाल की भाषा से, उत्सव मेले व त्योहारों से, खेलकूद से, मित्र मंडली से और विद्यालय वातावरण आदि कारक हैं जो लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। कारक आपने देख लिए। अब हम बात करते हैं लेखन की प्रभावी योजना के चरणों के बारे में। लेखन हेतु विषय का चयन करेंगे, शीर्षक का निर्धारण करेंगे, विषय पर चर्चा करेंगे, आवश्यक संदर्भ सामग्री जुटाएंगे, रूपरेखा बनाएंगे, अभिव्यक्ति हेतु विद्या का चयन करेंगे, भाषा शैली का चयन करेंगे, परिवेशगत व्यवहारिक अनुभवों को सम्मिलित करेंगे, आवश्यक संशोधन करेंगे और प्रस्तुतिकरण कर देंगे। तो इस तरह से लेखन की प्रभावी योजना तैयार हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला बिंदु आता है लेखन कौशल के अर्थ के बारे में। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अपने विचारों तथा भावों को लिखित रूप में व्यक्त लेखन कौशल कहलाता है, लिखना कहलाता है। विद्यार्थी लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भाषा के लिखित रूप को अपनाता है तथा अपने भावों विचारों को स्थायित्व प्रदान करता है। मौखिक भाषा के शिक्षण में विद्यार्थियों को उचित गति, विराम आदि का उचित प्रयोग करते हुए शुद्ध भाषा का बोलना सिखाया जाता है। लेकिन लेखन कौशलों के शिक्षण में बच्चों को पहले अक्षर चिन्हों की सुंदर बनावट सिखाई जाती है, तत्पश्चात उनको शुद्ध भाषा में लेखन कार्य दिया जाता है। इस तरह से ध्यान रखना है। और लिखना सीखना की विधियों के बारे में भी प्रश्न आ सकता है। पहली विधि क्या है? आकृतियां और रेखाओं की अभ्यास विधि। सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चा ऐसे लाइन डॉट डॉट करना सीखेगा, लाइन लाइन करना सीखेगा। इस तरह से चित्र में आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, भाषा वैज्ञानिक लेखन की शुरुआत में आकृतियों और रेखाओं के अभ्यास प्रशिक्षण करने पर जोर देते हैं। इसके लिए वे कई तरह की आकृतियों का इस्तेमाल पर बल देते हैं, जिसके अभ्यास से बच्चा अक्षर विन्यास सरलता के साथ में लिखने को तैयार होता है। तो ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनसे बच्चा लिख लिख करके सीखता है, ऐसे आकृतियाँ बना बना करके, फिर बाद में अक्षर बनाना सीख जाता है। इस विधि से देवनागरी लिपि के सभी वर्णों की आधारभूत संरचनाओं का बनना सिखाया जाता है। देवनागरी लिपि के अधिकतर वर्ण रेखाओं और वृत्तों से बने हैं। दूसरी विधि है मोंटेसरी विधि। इस विधि में देखिए, श्रीमती मोंटेसरी ने इस विधि से बच्चों को सिखाना प्रारंभ किया, इसलिए इस विधि का नाम मोंटेसरी विधि पड़ गया। इस विधि में वर्ण रचना 3 वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ कर दी जाती है। इस विधि के 2 स्तर हैं। पहला स्तर है आधार निर्माण का। इसके अंतर्गत बच्चे को लकड़ी या गत्ते से बने अक्षर दिए जाते हैं और उस पर उंगली फेरने को कहा जाता है। फिर उन अक्षरों के चारों ओर पेंसिल फेरने के लिए कहा जाता है और अक्षर निर्माण उसको सिखाया जाता है। दूसरा क्या है? लेखन रचना। जब बच्चे की उंगलियां सध जाती है, उसे अभ्यास हो जाता है, तब उसे स्वतंत्र रूप से अक्षर लिखने को कहा जाता है। मोंटेसरी विद्यालयों में इस विधि से लिखना सिखाया जाता है, किंतु देवनागरी लिपि के वर्णों की आकृतियों को बीच से काटना कठिन है,
जो बॉक्स बनाए जाते हैं, जो आकृति के डिब्बे बनाए जाते हैं, सभी वर्णों को आकृतियों में नहीं डाल सकते और बच्चा सभी वर्णों को नहीं सीख पाता है, तो इसके लिए प्लास्टिक के वर्णों की भी सहायता ली जा सकती है और ये कठिन है। तीसरी विधि है अनुकरण विधि, अनुसरण करके सीखना। तो यह वर्ण रचना सिखाने की अत्यंत प्राचीन विधि है। इस विधि में अध्यापक बच्चे की कॉपी या स्लेट या पाटी पर पेंसिल से वर्ण लिख देता है। बच्चे उस लिखे हुए वर्ण या शब्द का अनुसरण करते हैं। इस तरह से अध्यापक बच्चों को छोटे छोटे वाक्य भी लिखना सिखाते हैं। इस विधि में बच्चे अध्यापक के लिखे का ही अनुसरण करते हैं। अभ्यास और वर्ण पहचान के बाद वे स्वतंत्र रूप से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से ये विधि है। चौथी विधि है रूप अनुसरण विधि। यह विधि वर्णों के अभ्यास के लिए बहुत प्रयोग की जाती है। इस विधि में अध्यापक वर्णों या शब्दों की आकृतियों को बिंदुओं से रेखांकित करता है, अंकित करता है और इन बिंदुओं को मिलाकर के वर्ण की आकृति बनाना सिखाता है। छात्रों को आनंद आता है तथा उसका लेखन अभ्यास भी होता है। तो ये रूप अनुसरण विधि हो गई। अगली पांचवी विधि है पेस्टालॉजी के लेखन शिक्षण के बारे में। इस विधि में देखिए वर्ण लेखन को टुकड़ों में विभाजित करके दिया जाता है बच्चे को, और बच्चे को एक एक टुकड़े की आकृति बनाना सिखाया जाता है और फिर उससे कठिन और फिर उससे और कठिन, फिर उससे और कठिन, इस तरह से आखिर में सबसे कठिन, अर्थात यह विधि सरल से कठिन की ओर बढ़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। छठी विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में देखिए इस विधि में लेखन शब्द वाक्यों से आरंभ करवाया जाता है। बच्चे को चित्र दिखाया जाता है, चित्र के नीचे तथा साथ में वस्तु का नाम लिखा होता है। बच्चे का ध्यान चित्र से पहले वर्ण की ओर आकर्षित किया जाता है, फिर वर्ण का खंडशः लेखन किया जाता है। जिस तरह से पै बनाना अगर आप सीख रहे हैं तो पै के लिए सबसे पहले खड़ा डंडा खींचेंगे, खड़ा डंडा खींचने के बाद में छोटी एक डंडी बनाएंगे आडी, और इसके ऊपर वापस से खड़ा डंडा बढ़ाएंगे छोटा वाला। इस तरह से तीसरी डिजाइन यहाँ हो गई और ये चौथा जो आकृति बनी ये इस तरह से पै बन गया। तो आप इस तरह से एक एक लाइन बच्चे को सिखाएंगे पै बनाना या और भी बाकी अक्षर बनाना। इस तरह से आपको सीखना है। इसके बाद में बात करते हैं सातवीं विधि जॉन लॉक की लेखन शिक्षण विधि के बारे में। देखिए जॉन लॉक की शिक्षण विधि में वर्ण को किसी अलग रंग की स्याही या रंग के कागज पर लिख दिया जाता है। बच्चे पेंसिल या काली स्याही से लेखनी द्वारा उस पर अभ्यास करने को कहा जाता है बच्चे को, और जैसा बच्चा रूप अनुसरण विधि में करता है इस तरह बच्चे को लिखने का अभ्यास किया जाता है, बच्चे को लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। और आठवीं विधि है व्यवहारिक विधि। इस विधि में देवनागरी वर्णों को उनकी आकृति साम्य के आधार पर सिखाया जाता है। पहले एक तरह की आकृतियाँ फिर दूसरी तरह की आकृतियाँ सिखाई जाती है, इसलिए सबसे पहले वर्णमाला को विभाजित कर दिया जाता है। जैसे खड़ी पाई वाले अक्षर पहले सिखाए जाएंगे, खड़ी पाई वाले, जिस तरह से आप उदाहरण यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये खड़ी पाई वाले उदाहरण है। वृत्ताकार जो आवर्तियाँ हैं उनको एक तरह से कर देंगे और इस तरह से बच्चे को सिखाया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नवीं विधि है चित्र विधि। इस विधि के मूल में लिपि का विकास प्रक्रिया वाली सोच है। मूलतः लिपि का विकास चित्रों द्वारा ही हुआ है। सर्वप्रथम बच्चे को चित्र बनाना सिखाया जाता है। बच्चा रुचिपूर्वक इस गतिविधि में भाग लेता है। वस्तुओं के चित्र बनाकर के चित्र का नाम लिखवाया जाता है। बच्चा लेखन को भी चित्र शब्दों और वाक्यों की रचना आने के बाद में बच्चों को एक दूसरे से जुड़े वाक्यों को लिखवाना प्रारंभ करना चाहिए। जैसे मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे घर के पास ही विद्यालय है, हम सभी घर में रहते हैं और हमारे साथ घर में एक बिल्ली भी रहती है। तो इस तरह के कुछ वाक्य बच्चे से लिखवा सकते हैं। लेखन के स्तरों की अब हम बात करते हैं। पहला स्तर है शुरुआती स्तर पर और दूसरा है अभिव्यक्ति के स्तर पर। शुरुआती स्तर पर देखिए यह लेखन का शुरुआती स्तर है जो प्राथमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं से करवाया जाता है। कक्षा 1-2 के छात्र छात्राओं को अक्षरों को लिखाना, उनकी बनावट का अभ्यास करवाना, अच्छे लेख की ओर प्रेरित करना, लेखन की गति, वर्तनी की शुद्धता, विराम चिन्हों का प्रयोग, वाक्यों का चयन और प्रारंभिक व्याकरण से संबंधित ज्ञान इनको दिया जाता है। इस स्तर पर छात्र छात्राओं की अभिव्यक्ति आड़ी तिरछी रेखाओं, प्रतीकात्मक चित्रों, सही शब्द के चयन तक सीमित होती है। इससे आगे के स्तर कक्षा 3-5 तक हम इन्हें छोटे छोटे वाक्यों या लेखों जैसे कहानी, कविता आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति देने की ओर से प्रवृत्त करते हैं इनको, और इसको प्रवृत्त करवाने का अभ्यास करवाते हैं, प्रयास करवाते हैं। इस अवस्था में बालक की अभिव्यक्ति उनकी रुचि, पसंदीदा खेल, खाने पीने की सामग्री, परिवार के सदस्य, मित्र मंडली, त्यौहार, मेले, पशु पक्षी इत्यादि से जुड़ी होती है। इस तरह से ध्यान रखना है। और आगे हम बात करते हैं अभिव्यक्ति के स्तर पर। दूसरा स्तर, इसमें देखिए बच्चे पढ़ी हुई बात का आत्मीकरण करते हैं, कहीं ना कहीं अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई हुई बात की समानता अपने परिवेश में ढूंढते हैं। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भाषा बोध, सौंदर्य बोध और साहित्य बोध आकार ले रहा होता है। वे अब प्रत्येक बात को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते, अपितु अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करना चाहते हैं। वे किसी भी व्यवहार पर प्रतिक्रिया करते हैं और उससे होने वाले हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि भावों को लिखना सीखते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं लेखन कौशल से संबंधित समस्याओं के बारे में। पहले हम बात करते हैं आंतरिक समस्याओं के बारे में और फिर बात करेंगे बाह्य समस्याओं के बारे में। आंतरिक समस्याएं देखिए भाषा की चेतना के स्तर पर, दूसरा है संदर्भ के स्तर पर,
तीसरा है विषय वस्तु के स्तर पर और चौथा है अर्थ ग्रहण के स्तर पर। इस तरह से ये आंतरिक समस्याएं हैं लेखन कौशल की। और अब हम बात करते हैं बाह्य जो समस्याएं हैं उनके बारे में। पहली समस्या है हस्तलेख, दूसरी समस्या है लेखन गति, तीसरी समस्या है वर्तनी और चौथी समस्या है विराम चिन्ह। तो ये 4 समस्याएं हैं बाह्य जो कि हमारे द्वारा होती है। आंतरिक अलग हमने डिस्कस कर ली है और बाह्य हमने डिस्कस कर ली है। अब इनके बारे में अगर डिटेल में हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए हस्तलेख क्या होगा, हाथ से लिखने की कला अगर सही नहीं है, लेखन की गति अगर धीरे है तो वो समस्या है। वर्तनी अगर सही नहीं लिख रहे हैं तो वो दिक्कत है। अगर विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे सेंटेंसेस सही कंप्लीट नहीं होंगे और हमारा लेखन सफल नहीं होगा। इसके बाद में बात करते हैं लेखन कौशल विकसित करने के उपायों के बारे में। पहला उपाय है लिखने के उद्देश्य एवं पाठक के साथ में संबंध स्थापित करना। दूसरा उपाय है प्रथम दिशा किसी के निर्देशन में लिखें, दूसरी दिशा स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति करें। दूसरा उपाय है छात्र छात्राओं में विविध लेखन के प्रति सकारात्मक दृष्टि उत्पन्न करना। तीसरा उपाय है लेख का ढांचा आउटलाइन बनवाना। चौथा उपाय है उचित शब्द और उपमाएं चुनना। पांचवा उपाय है ड्राफ्ट बना करके उसे परखना। इस तरह से ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न आता है लेखन कौशल में उपचारात्मक शिक्षण से पहले किन बातों का ध्यान रखें। पहला बिंदु ध्यान रखना है कि बच्चों के श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति की जांच कर लें। दूसरा बिंदु ध्यान रखना है बच्चों को उनकी गलतियां सबके सामने न बताएं। सबके सामने गलतियां गिनाने से बच्चा अपमानित समझता है और फिर वह अपने आप में ऐसा गिलानी सा महसूस करता है और पढ़ाई के प्रति मन उसका हटने लगता है, या फिर हो सकता है कि वो विद्यालय छोड़ दे या मतलब हीन भावना उसमें आ जाती है। तो सबके सामने उसकी गलतियां ना बताएं। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तन न करके अलग से सही विकल्प बताएं। चौथा बिंदु है प्रस्तावित शुद्ध रूप मूल की अपेक्षा अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। पांचवा बिंदु है शुद्ध लेखन को तर्क के आधार पर देखने की योग्यता पैदा करनी चाहिए। छठा बिंदु है दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, दोष की ओर इंगित करने वाला नहीं होना चाहिए। सातवां बिंदु है रचनात्मक ढंग से अभ्यास कार्य करवाना जाना चाहिए। तो ये कुछ आपको उपचारात्मक शिक्षण से पहले बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में लोकोक्ति व मुहावरे का प्रश्न आ सकता है इसमें। तो लोकोक्ति और मुहावरे का आपको ध्यान रखना है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? पूर्ण वाक्य प्रयोग सदैव एक रूप में होता है, स्वतंत्र वाक्य क्रिया का प्रयोग इसमें होता है, ये बातें ध्यान रखनी है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, क्रियापद हैं, परिवर्तनशील होते हैं और वाक्याश्रित होते हैं और क्रियाहीन होते हैं। इस तरह से आपने देखा बहुत कम समय में हमने इतना बड़ा यूनिट कवर कर लिया है और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर ली है। आई होप आपको ठीक तरीके से सारे बिंदु समझ में आए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।